इमरान मसूद का इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना। इमरान मसूद ने कहा लोकसभा वाला फॉर्मूला आगे नहीं चलेगा। 400 सीटों पर कांग्रेस कर रही है तैयारी, कांग्रेस का वजूद खत्म नहीं होने देंगे, गलतफहमी जल्दी दूर करेंगे, ये कहा इमरान मसूद ने। क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कांग्रेस खत्म हो। तो इमरान मसूद ने इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर वार किया है और कहा है कि क्षेत्रीय पार्टी चाहती है कांग्रेस खत्म हो, लेकिन कांग्रेस का वजूद खत्म नहीं होने देंगे। 2027 में लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। 400 सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है, कांग्रेस का वजूद खत्म नहीं होने देंगे। बदलने की मांग तमाम नेताओं ने की, खासकर तृणमूल ने की, सपा के भी कई नेताओं ने की। यूपी में 2027 में चुनाव होने वाला है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी तरह से नहीं देख रहा हूं, मैं केवल एक तरीके से देख रहा हूं कि 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। ये 80 और 17 का जो फार्मूला था उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के अंदर और इंडिया ब्लॉक की मजबूरी के अंदर, अब नहीं चलेगा। ये पक्की बात है। हम अपनी पार्टी को खत्म नहीं करेंगे, हमारा भी तो वजूद है। हमारी पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करेगा। अगर गठबंधन रहता है तो कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ने की इच्छुक है? क्या आपके पास इतने नेता हैं उत्तर प्रदेश में? हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। हम 400 की 400 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन आए। लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। गठबंधन में 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा। यदि गठबंधन होता है तो इस बार का फार्मूला सीटों का क्या रहेगा? लगभग कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा करेगी? देखिए, हम एक बात तो बताइए, जब आप बात करते हैं तो आपको सारी चीजों को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही ना है कि आप किसी को भी दबा करके कर देंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाए। ये कैसे मुमकिन होगा? और कांग्रेस अपना वजूद क्यों खत्म कर लेगी? अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन के समन्वयक बनाने की भी चर्चा चले, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहा है सर। देखिए, ये मैं इस हैसियत का नेता नहीं हूं। अखिलेश जी बड़े आदमी हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं। मैं अपनी पार्टी के लिए कह रहा हूं, हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग मजबूती के साथ अपने संगठन स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। हम नीचे जड़ तक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्टी को जड़ तक मजबूत करें। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इमरान मसूद के 400 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बयान पर जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि यूपी में गठबंधन वालों के पास न नीति है और न ही एजेंडा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई लगातार जारी अब शुरू देखने को मिली है। इमरान मसूद जो है सांसद हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि अब हम सिर्फ 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, हमको ज्यादा सीट चाहिए। अभी शुरुआत है, चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान। 27 के चुनावी चौपाल से पहले ही जो है वो चिक शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद चारों खाने चित दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुद्दे नहीं है उनके पास, नीतियां नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता नहीं है, केवल एक कोशिश है कि जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक पहुंचो। तो इसका जुगाड़ का जमघट भी जनादेश के पनघट से पहले ही चारों खाने चित होगा। ये बात देश भी जानता है और ये भी जानते हैं। सर, इमरान मसूद तो ये कह रहे हैं कि तमाम लोग कहते हैं हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, इस बार हम दिखा देंगे 400 सीट पर चुनाव लड़के। अरे भाई, कैंडिडेट की बात नहीं है। आप खिड़की खोल लीजिए, कैंडिडेट के लिए या फार्म बेचिए, पूरे देश में घूमेंगे सर कैंडिडेट। सवाल यह है कि आपके साथ जनता कितनी है। बिना जमीन के जमींदारी और बिना जनाधार की जागीरदारी नहीं होती। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने भी इमरान मसूद के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास कोई भी विचार नहीं है जिससे जनता प्रभावित हो सके। लेकिन इतना है कि जो भी दल केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, लालच के लिए, सत्ता में आने के लिए, सत्ता के सपने देखने के लिए गठबंधन करते हैं, उनके गठबंधन कभी पूरे नहीं होते। वो समय समय पर टूटते भी रहते हैं। अभी आपने देखा, पहले 2 नौजवानों की जोड़ी बन के घूमे थे। फिर दिल्ली में आपने देखा केजरीवाल और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग रहे, कांग्रेस भी अलग अलग रही। तो इंडिया गठबंधन करके जो गठबंधन बनाया था, जो भी विपक्ष के दल हैं सारे कांग्रेस के साथ जितने भी अलायंस बने, तो धीरे धीरे वो टूट गए। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तो ये बेमेल गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है। सत्ता की भूख, सत्ता की ललक, सत्ता का लालच, बिना उद्देश्य के अगर गठबंधन किया जाएगा तो वो हमेशा गठबंधन फेल होता है। और इनका गठबंधन पहले भी फेल था, आज भी फेल है और जनता भी ये जानती है।
सर, इमरान मसूद तो अखिलेश यादव को चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए कहा जाता है हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, इस बार हम दिखा देंगे। देखिए, मैं यही कह सकता हूं कि कांग्रेस भी अपनी हैसियत दिखा चुकी है और समाजवादी पार्टी की भी सबको जानकारी है। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं उस पर, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कोई, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि न कोई विचार कांग्रेस के पास है, न कोई विचार समाजवादी पार्टी के पास है। और अभी भी आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने सनातन विरोधी जो उनका चेहरा था महाकुंभ के दौरान, 65 करोड़ से अधिक आम जनमानस ने, देश और दुनिया भर के लोगों ने सनातन की आस्था, विश्वास व्यक्त करते हुए संगम में डुबकी लगाई। तो इतना बड़ा आयोजन हुआ, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस पर भी टिप्पणी की। अनेक लोग तो संगम में डुबकी लगाने भी नहीं गए। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है, तो अब आकाश आनंद का इस पर ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि वो मायावती का काडर है और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा, समर्पण के सभी को कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। मायावती का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं और उस फैसले के साथ खड़ा हूं। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया। मायावती के फैसले पर इमरान मसूद का बयान आया। उन्होंने कहा कि बहन जी का फैसला कोई नहीं समझ पाता, ऐसे ही चलता रहा तो 2027 में बसपा 0 पर आउट हो सकती है। देखिए, बहन जी के निर्णय जो हैं वो बड़े आकस्मिक होते हैं और उन्हें कोई समझ ही नहीं पाता कि वो करना क्या चाह रही हैं। एक तरफ आप उसको बढ़ाना चाहती हैं, दूसरी तरफ आप उसको पहले अनमैच्योर कह दिया, अब उसको हटा दिया। तो बहन जी के बड़े निर्णय आकस्मिक हैं। और लेकिन बहन जी को इन चीज़ों को छोड़ करके अपने मिशन मूवमेंट को बचाना चाहिए। जिस मिशन मूवमेंट के लिए बहन जी की पहचान थी वो मिशन मूवमेंट डूब गया है और टूट गया है। उसके अलावा अगर यही हाल रहा तो आने वाले 27 के अंदर पहले 0 पे आउट हुई हैं, 27 में भी 0 पर आउट होना है। उससे क्या है कि दलित समाज के अंदर एक बहुत नेगेटिव मैसेज जा रहा है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि आज ये राहुल जी ने भी कहा। मायावती के आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने मायावती पर निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक समाज के सशक्तिकरण की जगह परिवार के सशक्तिकरण में लग जाएंगे तो यही हश्र होगा। कम्युनिटी की क्रांति या कुनबे की कलह में कैद हो जाए तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। अब कमजोर कम्युनिटी की जो क्रांति के तौर से एक पार्टी देखी जाती थी वो कुनबे की कलह में कैद हो जाए, जो है वो समाज के सशक्तिकरण के लिए के बजाय जो है परिवार के सशक्तिकरण में के चक्रव्यूह में फंस जाए तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ते हैं। रोहित शर्मा के फिटनेस पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया एक्स से अपने पोस्ट को हटा लिया है और खबर है कि कांग्रेस नेता और पार्टी के निर्देश पर शमा मोहम्मद ने इस पोस्ट को डिलीट किया है। दरअसल शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के फिटनेस पर सवाल खड़े किए थे और रोहित शर्मा को बेअसर कप्तान बताया था। कांग्रेस नेता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने टीम इंडिया के कप्तान पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कांग्रेस नेता खामोश क्यों? रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर गुजरात में जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई जानवरों के फोटोज भी खींचे। पीएम मोदी ने कई शेरों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। गिर नेशनल पार्क दुनिया भर में एशियाई शेरों की जीवित आबादी का अंतिम निवास स्थान है और इसके अलावा यहाँ हिरन, नीलगाय, सांभर, चीतल, बारहसिंगा, चिंकारा समेत पक्षियों की 300 से ज्यादा प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। गिर नेशनल पार्क पहुंचे आज प्रधानमंत्री मोदी। गिर में पीएम मोदी ने एशियाई शेरों को देखा और फोटोग्राफी भी की। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को हम करते हुए देख चुके हैं। गिर नेशनल पार्क में उन्होंने जंगल सफारी की। गिर में पीएम मोदी ने एशियाई शेरों को देखा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज मथुरा के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने केशी घाट पर यमुना जी की आरती की और उस दौरान उनकी पत्नी, बेटी, दामाद और परिवार के बाकी सदस्य भी साथ थे और उसके पहले मथुरा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपनी मां के साथ प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी तक यात्रा की। वो मास्क से चेहरा छिपाकर मां के साथ वाराणसी पहुंची थी और रात में काशी की गलियों में घूमती दिखाई दी। रिक्शे पर बैठकर उन्होंने वीडियोस बनाए, फोटोज खिंचवाई। आम लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी मां के साथ लाइन में लगकर उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची अपनी मां के साथ और वो भी बिल्कुल एक आम आदमी की तरह काशी की गलियों में इसी तरह चलती दिखाई दी। रिक्शे की सवारी की और लाइन में लगकर बाबा विश्वनाथ के उन्होंने अपनी मां के साथ दर्शन भी किए और ये सब कुछ उन्होंने फोटोज और वीडियोज के माध्यम से शेयर किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। एटा में यूपी बोर्ड की परीक्षा के दौरान ही हाई स्कूल मैथ्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया। मामला चौधरी बीएल इंटर कॉलेज का है और सुबह 8:30 बजे मैथ्स की परीक्षा शुरू हुई। करीब 1 घंटे बाद 9:37 पर केंद्र व्यवस्थापक अंजू यादव ने एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में गणित का पेपर वायरल किया और व्हाट्सएप ग्रुप में 13 मिनट तक ये पेपर पड़ा रहा। ग्रुप में एटा के डीएम और डीआईओएस समेत 125 अधिकारी मेंबर्स हैं और इस मामले में केंद्र व्यवस्थापक का फोन जब्त करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन्हें केंद्र व्यवस्थापक से हटा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मऊ से खबर है जहां माता शीतला धाम मंदिर में चोरी की घटना सामने आई। बीती रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर मूर्ति पर से सोने का मुकुट और अन्य आभूषण चोरी कर लिए और घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। पुलिस जांच में लगी है। सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने कब्जे में लिया है। ये घटना थाना दक्षिण टोला क्षेत्र की है। ये रात की बात है। क्या बजे? ये 11 बजे उसमें हले हैं सर। 11:55 पे निकले हैं सर। अच्छा, क्या क्या चुरा है? माता जी का सभी सामान सब लेके चले गए। सब माता जी का बिंदी, मनटीका, सब नोच नाच के सब ऊपर जितने मुकुट उकुट थे सब, उसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ थी वो सब। किस चीज़ की थी मूर्ति? उसमें दुर्गा जी की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी। किस चीज़ की थी? ये नहीं, ये धातु की थी। धातु की थी। रायबरेली में बेकाबू डंपर ने सवारी से भरे ऑटो में टक्कर मार दी और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। लालगंज कोतवाली इलाके की घटना है। हाथरस पुलिस ने ऑनलाइन ऐप से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। एसओजी ने गैंग लीडर पीयूष मित्तल को कोतवाली सदर इलाके की चूड़ी वाली गली से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 12 करोड़ रुपए के जमीन के बैनामे, 2 लैपटॉप, करीब 3.25 लाख रुपए, 4 मोबाइल और 3 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। महाकाल और रानी तिवारी नाम के आरोपी 2 ऑनलाइन बैटिंग ऐप चला रहे थे और इनका नेटवर्क करीब 6 राज्यों में फैला है। छोटी रकम जुटवाकर बड़ी रकम ये हड़प लेते थे और पैसा ना होने पर उनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेता था। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।
निश्चित तौर पे इसमें एक से अधिक कई राज्यों के लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस गैंग को, इस जो नेटवर्क हो रहा है इसमें, और हम उन सभी राज्यों से भी समुचित माध्यम से संपर्क करेंगे और जो भी आरोपी है और जिन्होंने की आम जनता को परेशान किया है। हल्द्वानी में ट्रेन कोच में एक महिला यात्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। महिला का प्रसव इतना अचानक हुआ कि ट्रेन को स्टेशन पर रुकवाने से पहले ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी जवानों की तत्परता से जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। आपको बता दें, महिला बिहार की रहने वाली है जो पति के साथ न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन में सफर कर रही थी। उस महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसी प्रसव पीड़ा के दौरान ट्रेन में ही डिलीवरी हो गई थी बच्चे की। उसके बाद सतर्कता बरतते हुए जो यहाँ के जीआरपी के जवान थे और आरपीएफ के जवान थे, उन्होंने उसको तत्काल जो है मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया जाके। अब आपको बता दें कि जब से ये मोदी सरकार आई है तब से रेलवे में जो सुरक्षा व्यवस्था या फिर अन्य व्यवस्थाएं थीं वो काफ़ी रूप से सुचारू रूप से चलने लगी हैं। इससे पहले भी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सजगता और सतर्कता की कमी थी। हरदोई के पर्वतारोही ने एक नया इतिहास रचा है। अभिनीत मौर्य ने माउंट केन्या पर पहली बार 510 फीट का तिरंगा फहराया। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और वो इस चोटी पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय बने हैं। 26 फरवरी को दिल्ली से नायरोबी की उन्होंने यात्रा की और इस अभियान में उन्हें तेज बर्फीली हवाओं, बर्फबारी और पथरीली चट्टानों का सामना करना पड़ा। होली का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ब्रिज में होली का रंग चटक होता जा रहा है। गोवर्धन गिरिराज जी के दानघाटी मंदिर में होली का उत्सव भगवान कृष्ण के गिरिराज स्वरूप के साथ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर सेवायत ने होली के पद गायन के साथ सबसे पहले भगवान को अबीर गुलाल लगाया और उसके बाद भक्तों के ऊपर प्रसाद के रूप में गुलाल उड़ाया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ खिसकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। एवलांच की इस तस्वीर को वहां मौजूद आईटीबीपी के जवान ने कैमरे में कैद किया है। पहाड़ से टूटी बर्फ आईटीबीपी कैंप से 200 मीटर दूर तक पहुंची। जवानों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में बर्फ की हवा चलने लगी। एवलांच के रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ तबाह हो गया। अरे बच गए रे। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी भूस्खलन हुआ है। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर सड़क से देखते ही देखते पहाड़ी से मलबा गिर पड़ा, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया और सड़क पर मलबे का ढेर लग गया। सड़क पर मलबा गिरने की वजह से ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। सीतापुर में सड़क हादसे में चाचा भतीजे की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। मिल अधिकारी, केंद्र प्रभारी, ट्रक मालिक और ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। आपको बता दें कि शनिवार को गन्ने से लगा हुआ ट्रक ई रिक्शा पर पलटने से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 और लोग भी घायल हो गए थे। बाराबंकी में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हुआ है जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। एनकाउंटर घुंगटेर थाना क्षेत्र में पिंडसावा गांव के पास हुआ। पुलिस को मौके से अवैध हथियार, लूटे गए जेवरात, एक बाइक बरामद हुई। घायल हुआ बदमाश शुभम तिवारी गोंडा का रहने वाला है। उसके खिलाफ लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के 16 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पूछताछ में जानकारी मिली कि यह अपराधी बहुत ही शातिर अपराधी है, जिस पर लगभग 18 अभियोग लूट और एनडीपीएस आदि के पंजीकृत हैं, जो जनपद गोंडा, जनपद बाराबंकी और जनपद लखनऊ में पंजीकृत हैं। इस अपराधी के द्वारा घुंगटेर में 21 तारीख को एक कौशल ज्वेलर्स के मालिक के साथ हुई लूट की घटना को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था।
अपने फैसलों से खबरों में रहने वाले दारुल उलूम देवबंद से ताजा खबर आई है। दारुल उलूम ने इस बार स्मार्टफोन्स पर पाबंदी लगाई है। नए दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होते ही ये नई गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। दारुल उलूम देवबंद प्रशासन का मानना है कि स्मार्टफोन से ज्यादा इस्तेमाल करने पर बच्चे शिक्षा से भटक जाते हैं और उनके वक्त की बर्बादी होती है और इसीलिए उनके वक्त का सही उपयोग नहीं हो पाता और इसीलिए फैसला इस्लामी तालीम को बेहतर बनाने और अनुशासित माहौल देने में मदद करेगा। नए सेशन में दाखिला ले रहे बच्चों के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये गाइडलाइंस में जो एक कंडीशन लगाई है, इसकी जितनी सराहना की जाए, तारीफ की जाए, कम है। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये पाबंदी आयद की है, इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़े।